दो ठग। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में दो ठग रहते थे। उन दोनों में मित्रता थी। वे दोनों गांव के लोगों को भी ठग लेते थे। गांव का एक आदमी उन दोनों की ठगी का शिकार हो चुका था। अगल बगल के गांव के लोग भी उनके जाल में फंस चुके थे। उनकी ठगी का किस्सा पूरे इलाके में प्रचलित हो गया था, इसलिए लोग उन दोनों पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते थे। उन दोनों ठगों के सामने जीवन बसर का संकट खड़ा हो गया। उन दोनों का धंधा पानी बंद हो गया। दोनों ने गांव छोड़ देना मुनासिब समझा और दूर की लंबी यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया। उन दोनों ने सोचा कि अनजाने गांव और देश में कोई नहीं पहचानेगा, वहां हम नए नए लोगों को आसानी से ठग सकते हैं। जीवन ठीक ठाक चलने लगेगा। दोनों गांव से निकले तो चलते रहे। चलते चलते दोनों बहुत दूर निकल गए। रात भर चलते रहे। सुबह होते होते दोनों दूसरे राज में पहुंच गए थे। पता चला कि उस राज का राजा पिछली रात में मर गया। राजा के पुत्रों के सामने अचानक ही संकट का समय आ गया। वे सब के सब किंकर्तव्य विमूढ़ थे। राजा की मृत्यु से राजकाज में व्यवधान आ गया। दोनों ठग मृत राजा के अंतिम संस्कार तक वहीं रुक गए। श्राद्ध कर्म खत्म होने के बाद उन दोनों ने राजा के दाह संस्कार स्थल के बगल में ही एक गड्ढा खोद लिया। एक ठग उस गड्ढे में छिप गया। दूसरा ठग राजा के पुत्र के पास गया और तकादा करते हुए बोला कि राजा ने मुझसे 100 रुपया कर्ज लिया था। मैं वह रुपया वापस लेने आपके पास आया हूँ। राजा के पुत्रों ने उसकी बात सुनने के बाद जवाब दिया, हम उस कर्ज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए पैसा वापस करना संभव नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है। ठग ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरी बात सत्य है। राजा की आत्मा कर्ज लिए हुए की सच्चाई बता सकती है। हम लोग उनके दाह संस्कार स्थल पर चलें और उनकी आत्मा को बुलाकर पूछ लें। राजा के पुत्रों और सारे दरबारियों ने यह बात मान ली। सब लोग राजा के दाह संस्कार स्थल के पास गए। पहुंचते ही सबके साथ आया हुआ पहले ठग ने आवाज लगाई, महाराज की जय हो। महाराज की दुहाई है, आपने मुझसे जो 100 रुपया कर्ज लिया था उसके बारे में अपने पुत्रों और दरबारियों को बता दें। दूसरा ठग जो गड्ढे में छिपा था, उसने वहीं से आवाज लगाई, हाँ, मैंने कर्ज लिया था। मेरे पुत्र उस कर्ज को वापस कर दें। ठग की चाल सफल हो गई। राजा के पुत्रों ने मान लिया कि यह उनके पिता की ही आवाज है। राजमहल में लौटकर राजा के पुत्रों ने ठग को पैसे दे दिए। पैसा मिलते ही ठग के मन में पाप समा गया। वह अपने मित्र को पैसों में से हिस्सा नहीं देना चाहता था। उसने मित्र का हिस्सा मार लेने का पक्का विचार कर लिया, इसलिए मित्र को गड्ढे से निकाले बिना ही वह ठग वहां से निकल गया। दूसरा ठग जो गड्ढे में था, वह बहुत देर तक गड्ढे में ही पड़ा रहा। जब उसका मित्र नहीं आया और काफी देर हो गई तो उसने किसी तरह से बाहर निकलने का जुगाड़ किया। वह ठग गड्ढे से बाहर निकला और राजमहल के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपने मित्र के बारे में पूछा। उसका मित्र जिस रास्ते से राजमहल छोड़कर गया था, उस रास्ते को राजा के बेटों ने उसे दिखा दिया। ठग बेचारा ठगा सा रह गया, लेकिन तुरंत उसकी कपटी बुद्धि ने उसका साथ दिया। उस ठग ने एक जोड़ा जूता खरीद लिया। वह तेजी से खेत की पगडंडियों से शॉर्टकट रास्ता पकड़कर उस दिशा की ओर लगभग दौड़ता हुआ भागा जिधर उसका ठग मित्र गया था। शॉर्टकट रास्ते से आने के कारण वह अपने मित्र से उसी रास्ते में आगे निकल गया। उस रास्ते पर उसने अपने एक पांव का जूता छोड़ दिया। पहला ठग बढ़ता हुआ उसी रास्ते पर जब आया तो उसने एक पांव का जूता देखा। उसने दूसरे पांव का जूता ढूंढा, लेकिन कहीं मिला नहीं, इसलिए उसने जूता उठाया नहीं, उसे छोड़कर वह आगे बढ़ा। इस बीच दूसरा ठग आगे बढ़ गया था। कुछ दूर जाने के बाद उसने दूसरे पांव का जूता भी रास्ते पर छोड़ दिया और वहीं पास की झाड़ी में छुप गया। बेईमानी करके और अपने ठग मित्र को गड्ढे में छोड़कर पैसा अकेले मार देने की नीयत से भाग रहे पहले ठग ने दूसरे पांव का जूता देखा। उसका मन लोभ से भर गया। उसने सोचा कि मैंने पहले पांव का जूता पीछे देखा था, एक ही पांव का होने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया और ये दूसरा यहाँ है, तो क्यों नहीं पीछे लौटकर उस जूते को उठा लिया जाए।
ऐसा विचार करते हुए उस ठग ने अपनी मोटरी और पैसा को एक झाड़ी में छिपा दिया और पीछे जूता लाने के लिए लौट गया। जैसे ही वह कुछ दूर गया कि झाड़ी में छुपा हुआ दूसरा ठग तेजी से निकला और मोटरी तथा पैसा लेकर वहां से 9-2-11 हो गया।